अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवेज़ ज़फ़र हमीदी। अपने यूट्यूब चैनल हमीदी वर्ल्ड रूल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। यकीनन आप लोग को आज की मेरी जो तहरीर है, जो एक नई मुश्ताक अहमद यूसुफ़ साहब का एक नया जो तसनीफ़ है और जो उनकी तहरीर है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और यकीनन आप लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी बहुत, और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने पढ़ी, मुझे ये बहुत पसंद आई। और ये उनकी बहुत सी तहरीरों में से, इसको अगर कहा जाए टॉप 5 तहरीर के अंदर उनकी तहरीर आती है, तो यकीनन कहना वो गलत ना होगा। तो उनकी किताब थी हिमाकतें, फिर उसके बाद उन्होंने लिखी मज़ीद हिमाकतें, तो उसी में से मैंने हिमाकतों में से मैंने उनकी एक तहरीर चूज़ की है जिसका नाम है नीली झील। नीली झील बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी उनकी तहरीर है। तो टाइम ज़ाय के बगैर मैं अपनी तहरीर का जो है वो उनको आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी, और आप लोगों से वही एक मेरी रिक्वेस्ट कि आपको अगर मेरा ये आज की वीडियो पसंद आए तो उसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे प्रमोट करें। ठीक है। तो उसमें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ साहब कहते हैं कि इन दोनों का जिक्र है जब रूफ़ी के दांत पर बिजली गिरी। रूफ़ी जिनके बाद में शैतान का नाम मिला, बिजली से बहुत डरते थे। जब बादल आते तो बिस्तरों में छुपे फिरते थे। सब कहते थे कि अगर बिजली को गिराना है तो ज़रूर गिरेगी, यानी अगर बिजली को गिरना है तो ज़रूर ज़रूर गिरेगी। अल्लाह ताला की कुदरत है कि बिजली को गिरना है तो ज़रूर गिरेगी। रूफ़ी जवाब देते हुए, बेशक गिरे, लेकिन इस तरह कम से कम इससे मुझको ढूंढना तो नहीं पड़ेगा। हुआ यूं कि बारिश में अभी अभी थमी थी, यानी बारिश अभी अभी थमी थी, और रूफ़ी सोफ़े के पीछे से निकल कर दबे पाँव बरामदे तक गए। यानी रूफ़ी जो थे उनका करैक्टर, उनके किरदार का नाम था जो कि बहुत मशहूर हुआ था। तो इसी तरह वो कहते हैं कि रूफ़ी सोफ़े के पीछे से निकल कर दबे पाँव बरामदे तक गए, ये देखने के बादल छट गए या नहीं। इतने में ज़ोर से बिजली गूंदी और एक अजीम शान धमाका हुआ। जब वो होश में आए तो इनका एक दांत हिल रहा था, यानी उनका एक दांत हिल गया था उस बिजली की वजह से, जो वो गिरे थे धमाके से, तो उनका एक दांत जो था वो हिल रहा था। उन्होंने आईना देखा तो दांत का कुछ हिस्सा सिया नजर आया। अगले रोज़ आसपास मशहूर हो गया कि रूफी मियाँ के दांत पर बिजली गिरी है। 2 दिन तक वो बिस्तर पर पड़े रहे। लेकिन इस तरह जब हम अपने आने वाले सहमाई इम्तहान से तो ना बच सके, यानी उनके कुछ एग्ज़ाम भी होने वाले थे, तो उसमें वो रूफ़ी साहब जो थे वो एग्ज़ाम देने के काबिल नहीं थे, लेकिन वो एग्ज़ाम उनको देना पड़ रहा था क्योंकि उनका सहमाई इम्तहान था, उससे बच ना सके। इस कमबख्त इम्तहान ने हमारी नींदें उड़ा रखी थी। मास्टर साहब ने हमारे साथ ख़ास रियायत की और अज़राह करम इम्तहान चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। हमारे मास्टर साहब बड़े खूंखार किस्म के आदमी थे, बहुत ज़्यादा खूंखार किस्म के आदमी थे। यूँ तो बैचलर ऑफ आर्ट्स थे, पढ़े लिखे तो सारे होंगे माशाल्लाह। यूँ तो वो बैचलर ऑफ आर्ट्स थे लेकिन हमें बाद में पता चला कि शादीशुदा भी हैं। एक तो बैचलर ऑफ आर्ट्स थे, यानी बैचलर आर्ट्स में तो बैचलर थे, लेकिन लाइफ में बैचलर नहीं थे, लाइफ में वो मैरिड थे और कई बच्चों के बाप थे। यानी उर्दू की किताब के बाप नहीं, यानी कई बच्चों के बाप थे वो उन हजरात में से थे जो आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी तरफ से खुद ही जवाब दे देंगे। यानी बहुत से ऐसे, बाकी सही कह रहे हैं कि बहुत से उस्ताद ऐसे होते हैं जो कि क्लास में बच्चों से सवाल करते हैं और ख़ुद ही उसका जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका जो है टाइम ज़ाया हो और बच्चे गलत जवाब दें और फिर वो सबके सामने शर्मिंदा हो। तो ख़ुद ही सवाल करते थे और ख़ुद ही जो है वो उसका वो जवाब भी दे देते थे उसी का। और फिर आप यानी इसका ही होता था, फिर वो स्टूडेंट को यानी डांट डपट करते थे, वो करते थे, तो उसका कोई इनको फ़ायदा नहीं होता था उसमें। वो कहते थे फिर आपको डांटेंगे, आपका जवाब भी गलत होगा। खैर, इनके नौकर की ज़ुबानी मालूम हुआ कि इन्हें नींद में बोलने और चलने फिरने की बीमारी थी। अब वो सोते हुए पैदल चला करते थे। हालांकि इनके पास एक तांगा भी था और एक साइकिल भी थी। इन्हें खेल कूद का शौक़ भी था, लेकिन फ़कत इतना सा कि रेफरी बनकर खुश हो लिया करते थे। एक मरतबा फुटबॉल के मैच में रेफरी थे कि यख लख जोश में आ गए और गेंद लेकर खुद ही गोल कर दिया। रूफ़ी के अब्बा हमेशा इनसे कहा करते थे कि मास्टर साहब, आप इस इलाके में फ़ुटबॉल के नंबर 2 खिलाड़ी हैं। एक रोज़ मास्टर साहब ने इनसे पूछा, नंबर 1 खिलाड़ी कौन है मियाँ? वो बोले, पता नहीं, सारी क्लास का इम्तहान हो चुका था, सिर्फ मैं और रूफ़ी रहते थे। निचली जमातों में रूफ़ी के छोटे भाई नन्हे मियाँ बाकी थे, क्योंकि इस क्योंकि इस बिजली के गिरने के सिलसिले में वो भी बतौर तीमारदार शामिल थे, यानी वो रूफ़ी साहब की तीमारदारी कर रहे थे बिजली गिरने के बाद। मैं और रूफ़ी मुजरमों की तरह कमरे में दाखिल हुए। मास्टर साहब ने हमें बताया
कि वो हमारा फ़कत इम्तिहानी ज़ुबानी इम्तिहाई यानी इम्तिहान ज़ुबानी कलामी यानी वाइवा टाइप का हो गया कि इम्तिहान लेंगे और बिल्कुल आसान से सवाल पूछेंगे, घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। नकल का तो मौका ही नहीं मिलता था वहाँ पे उस ज़माने में, नकल कहाँ। तो कहते थे डरो नहीं, जो आता है वही दे दो। तो डरने की और घबराने की कोई बात नहीं। उन्होंने रूफ़ी से पूछा तुम्हें किसने बनाया। कितना आसान सवाल है कि तुम्हें किसने बनाया। अब रूफ़ी साहब का जवाब सुने कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने रूफ़ी साहब से पूछा तुम्हें किसने बनाया। रूफ़ी साहब ने इशारा करते हुए बोले जनाब इतना तो मुझे भी मालूम है कि मुझे खुदा ने बनाया था, इसके बाद मैं खुद बड़ा हूँ। अल्लाह ताला ने बना दिया, फिर वो खुद ही बड़े पाल पोस के खुद ही वो ऑटोमेटिक पाल पोस के बड़े हो गए और उनको कह रहे हैं खुद ही मैं बड़ा हो गया। अच्छा, इस वक्त तुम छोटे से लड़के हो, जब तुम बड़े होगे तो क्या बनोगे। टीचर ने पूछा तो रूफ़ी साहब ने जवाब दिया मैं इंसान बनूंगा। अच्छा जी, इंसान बनेंगे। उन्होंने कहा तो फिर तुमने ऐसी अजीब आंखें कहाँ से पाई। जी, ये चेहरे के साथ ही तो आई थी। अब मास्टर साहब ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा बताओ हाथी कहाँ पाए जाते हैं। जवाब में मैं सोचता रहा, फिर मैंने बोला जनाब हाथी इतने बड़े होते हैं कि इनके खो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो पाए कहाँ जाएंगे। मेरा मतलब है कि हाथी कहाँ से मिलते हैं। टीचर ने उनकी जहानत को देखते हुए फिर जब सवाल किया कि भाई मेरा मतलब है हाथी कहाँ से मिलते हैं। जहाँ और हाथी होंगे वहीं से वो हाथी भी मिलेगा। टीचर जो आप पूछ रहे हैं, क्या ये सच है कि हाथियों का एक हाफजा बेहद तेज़ होता है और वो कभी नहीं भूलते। जी, हाथियों के पास याद रखने की नहीं बातें ही कौन सी होती होंगी। अच्छा, लोमड़ी की खाल का क्या फ़ायदा है। लोमड़ी को गर्म रखती है सर। मास्टर साहब का चेहरा रूफी की तरफ फिर गया। अगर एक शख्स ने एक आलू 15 रुपए आए 15 यानी वो कहते हैं कि मास्टर साहब का चेहरा रूफी की तरफ फिर गया। फिर उन्होंने पूछा अगर एक शख्स एक आलू 15 रुपए आने के एक पाई में ख़रीदे और 7 रुपए 10 आने, अच्छा 7 रुपए 10 आने यानी 11.5 पाई में बेच दे तो उसे कितना नुकसान होगा। जनाब मैंने आज तक आलू इतना महंगा बिकता नहीं देखा। मैंने डरते डरते जवाब दिया। और तुमने। मैंने भी कभी आलू को नहीं देखा इतना बिकते हुए, रूफी ने जवाब दिया। तो फिर उस पर गज़ब खुदा का। टीचर ने बोला गज़ब खुदा का, तो आज तक तुमने आलू नहीं देखा। चिल्लाकर मेरी तरफ देखो, नीचे देख क्या रहे हो। अच्छा, सवाल फिर दोहराता हूँ। अब उन्होंने सवाल को थोड़ा दोहराया। वो पूछ रहे थे उल्लू के बारे में और रूफी साहब समझ रहे थे आलू के बारे में। तो उन्होंने मास्टर साहब ने फिर अपना सवाल दोहराया और बोला बताओ बताओ कितना नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा मैंने आलू को तो इतना बिकते हुए नहीं देखा। तो जो थे उस्ताद साहब ने बोला मैं आलू नहीं उल्लू की बात कर रहा हूँ, इसलिए तो। अच्छा, तो कहते हैं फिर रूफी साहब कहते हैं अच्छा इसलिए आप कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो। तो उन्होंने एक मजाकिया मस्का अंदाज में उन्होंने उनसे सवाल किया। तो खैर ये बात आई गई हो गई जो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं आता मैं उस्ताद साहब के मैं इसका जवाब दे सकूं। तो उन्होंने बोला अच्छा अब तुमने जो अजीब अजीब कोई वाक़ये देखे हैं वो बयान कर दो। तुमने ज़िंदगी में कोई वाक़ये देखा होगा अजीब वगैरह तो उसको बयान करो। तो वो कहते हैं जनाब आज मैंने चंद आदमियों को एक घोड़ा बनाते देखा। लकड़ी का घोड़ा, जी नहीं असली घोड़ा, जीता जागता घोड़ा। लेकिन जब मैंने देखा तो वो तकरीबन उसे मुकम्मल कर चुके थे और इनके खुरों में मेखने ठोक रहे थे, यानी जो नीचे उसके पाँव होते हैं उसमें जो कीलें ठोकी जाती हैं मेखने उसमें ठोक रहे थे। साबित करो कि कलम तलवार से अहम है। जनाब तलवार से चेक पर दस्तखत नहीं किए जा सकते। मास्टर साहब खुद कुछ खफा लग रहे थे और खफा होकर वो चले गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। जी जोग्राफी के 50वें सफ़े पर है। क्या ज़बरदस्त जवाब दिया मुताले का। आप इसमें देखें कि उन्होंने बोला कि जोग्राफी के 50वें सफ़े पे जो है वो मौजूद है। लेकिन मास्टर साहब वाकई खफा हो गए थे, वो बिल्कुल तैयार हो गए थे कि वो यहाँ से जाएँ। जोग्राफी में नहीं तो वैसे कहाँ है मियाँ। जनाब ऑस्ट्रेलिया के रैट्स पर है। तरबूज के फ़वाइद बयान कर दो। रैंडम एक के बाद एक सवाल वो करे जा रहे थे। उन्होंने बोला अच्छा तरबूज के फ़वाइद बयान कर दो। तरबूज एक ऐसा फल है जिसे खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं और इससे हाथ मुँह भी धो सकते हैं। कितना अच्छा वाले। और नारियल जी नारियल पर टिकट लगाकर और पता लिखकर बतौर पार्सल के भेज सकते हैं। अच्छा हुर्फ़ इजाफ़त क्या होते हैं। जनाब हुर्फ़ इजाफ़त वो होते हैं जो इजाफ़ा करते हैं और जिन्हें पढ़कर कुछ और हुर्फ़ याद आ जाते हैं। मसलन घड़ी साजियों मालूम होता है, जैसे ज़माना साज हो। पालतू मालूम होता है। अच्छा फिर इसके अलावा उन्होंने बंदा नवाज पता नहीं कौन कौन से जुमले दोहरा दिए जिसमें कोई इसकी लॉजिक नहीं थी, जिसमें उसमें कुछ भी मालूम नहीं होता था कि वो क्या बोल रहे हैं, बस वो अपनी तरफ से बोले जा रहे थे। बस मास्टर साहब बिल्कुल ही खफा हो गए। उन्हें बोला बस अब छोड़ दो खुदा की नहीं है। वो बिल्कुल ही खफा हो गए। अपने नन्हे मियाँ को बुला लिया गया।
अब जो नन्हे मियाँ थे वो उनके घर में छोटे थे, वो भी आ गए। तो नन्हे मियाँ को बोला, अच्छा नन्हे मियाँ गिनती गुन कर दिखाओ। यानी हम तो कहते हैं ना गिनती सुनाकर सुनाओ, वो कहते थे उस ज़माने कहते थे गुन कर दिखाओ, गिनती गुन कर दिखाओ। मास्टर साहब बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग़ुलाम बेगम और बादशाह, नन्हे ने फाते अंदाज से कहा। अच्छा, इसमें गरीब नन्हे का कसूर भी नहीं था। इन दिनों घर में ताश खूब होती थी, यानी ताश खेलते थे घर में। शाम को मास्टर साहब हमारे यहाँ आए। रूफ़ी के अब्बा से देर तक बातें होती रहीं। सोने के वक्त हमें सुनाया गया कि हमारी तालीमी जहालत बहुत कमज़ोर है, चुनाचे मास्टर साहब हमें घर पर पढ़ाने आया करेंगे। इस खबर ने हमें और उदास कर दिया। अगले रोज़ इतवार था, यानी सैटरडे की सनीचर की बात थी, तो अगले रोज़ उनका इतवार आया। इतवार था। अलल सुबह हमने मछलियाँ पकड़ने का सामान लिया और झील का रुख किया। इस ट्यूशन की नई मुसीबत ने हमें गमगीन कर दिया था। यूँ मालूम होता था कि जो रही सही आज़ादी मैसर थी वो भी छिन गई है। झील के शफाफ और नीले पानी पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। दूर बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हवा में तैर रहे थे। किनारों पर फूलदार बेलें और पौधे झुके हुए थे और बेशुमार तितलियां उड़ रही थीं। झील के किनारे दूर दूर तक चले गए थे। दूसरा किनारा बहुत दूर था और कभी कभार दिखाई भी देता था। जब बारिश थमी हो या दिन बिल्कुल साफ हो तो हर बार किसी नई शक्ल में दिखाई देता था। कभी दूर दूर तक महल और किले दिखाई देते थे, कभी घने और सरसब्ज बाग, और कभी रेत के टीले और नखलिस्तान नजर आते थे। हम हर इतवार झील के किनारे गुजारते, बड़े इत्मीनान से मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनाते। मछलियाँ भूनने का सामान भी साथ होता और हमें मछलियाँ पकड़ने का बहुत सही तरीका भी आता था, बहुत ज़्यादा हमें शौक़ भी था। तो लिहाजा हम मछलियाँ पकड़ने जाते, उसे भूनते, उसको पकाते और खाते। और मगर इत्तेफाक ऐसा है कि वहाँ से आज तक ये मछली भी नहीं पकड़ी गई। ये हमारा सिर्फ एक प्लान था, लेकिन ये प्लान हमारा कंप्लीट नहीं, मुकम्मल नहीं हो सका, अमली जामा नहीं हो सका, क्योंकि हम मछलियाँ पकड़ ही नहीं सकते थे। तो जब मछली नहीं पकड़ सकते थे तो ज़ाहिर है उसको हम पका भी नहीं सकते थे, और जब पका नहीं सकते तो फिर उसको हम खा भी नहीं सकते थे। तो ये एक तहरीर थी नीली झील के नाम से, जिसमें उन्होंने रूफ़ी साहब का बड़े अच्छे तरीके से ज़िक्र किया और उनकी जो कारनामे थे या उनकी जो हाजिर जवाबी थी और जो उनका एक अच्छा अंदाज़ था बात करने का, वो उन्होंने बयान किया। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो रूफ़ी साहब से मैदान में बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए हैं, और उनका हर बात पे, हर सवाल पे एक लॉजिकल जवाब ज़रूर होता है, जो कि वो टीचर को देते हैं इज़्ज़त के साथ और तहज़ीब के साथ। लेकिन ये कि इसके इनकी एक ये मज़ाहिया तहरीर थी, इसको पॉजिटिव अंदाज़ में ही लेना चाहिए, और पॉजिटिव अंदाज़ में लोगों ने लिया जब इसको उनकी नंबर टॉप 10 कहानियों में उनकी ये तहरीर जो है वो हिमाकतों में से जो ली गई, नीली झील वो ली गई है, और उनकी हिमाकतें बहुत मशहूर किताब है। इसके बाद मैं आपको चाहूँगा कि उनकी एक मस्जिद हिमाकतें के नाम से एक किताब आई थी, वो आपकी खिदमत में उसका भी एक तस्करा करूँ, उसके में से कोई तहरीर लेके जो उनको पेश करूँ। तो नीली झील मैंने आप लोगों से, मुझे पसंद आई थी पढ़ के, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आप लोग इससे महसूस हुए होंगे, और इससे कोई ना कोई अच्छा सबक आप लोगों ने निकाला होगा। तो आखिर में वही आप लोगों को कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने अच्छे काम कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए दुआ कीजिएगा, और सबसे अहम बात जो कि आप नहीं भूलिएगा वो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, और जितना हो सके मेरे चैनल को जो प्रमोट करें, क्योंकि अब मैं एक नए पैटर्न पे अपने चैनल को लेके जाना चाह रहा हूँ कि मेरा चैनल जो है उसमें कोई यूनिटी आए, कुछ इसमें यूनिक चीज़ें हों जिससे आप लोग सीख भी सकें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में बहुत जल्द फिर दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए मोमेंटम के साथ, एक नए एनर्जी के साथ इंशाल्लाह ताला। जब तक कि नहीं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।